हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वेलकम टू दी लेक्चर 16 ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। अगर आप लेक्चर 16 पे खड़े हैं तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 15 तक सारे लेक्चर्स ले लिए होंगे और उनको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और इसके साथ साथ हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो ग्रुप है, जिसके अंदर हम ये लेक्चर्स और इन लेक्चर्स के PDF नोट्स शेयर करते हैं, उस ग्रुप को भी आपने ज्वाइन कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर की तरफ अगर हम नज़र मारें तो लास्ट लेक्चर में हम कहाँ तक पहुँचे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिक्वायरमेंट्स एलोकेशन स्टेजेस को डिस्कस किया था, लेकिन उससे पहले मैं हल्का सा आपको फिर बताता चलूँ कि हमने एक्चुअली रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस को डिस्कस करना शुरू किया हुआ है। और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस के अंदर हम उसका जो फ़ेज़ 1 है रिक्वायरमेंट एलोकेशन, उसकी डिटेल्स को अभी तक हम स्टडी कर रहे हैं पिछले 1-2 लेक्चर से। और उनका हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हम रिक्वायरमेंट एलोकेशन का जो फ़ेस है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस में, यानी कि जो फ़ेस 1 है रिक्वायरमेंट एलोकेशन का, उसको हम इतने अच्छे तरीके से, उसके हर एक पर्सपेक्टिव को इतने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लें कि उनको सुन लेने के बाद और समझ लेने के बाद कोई भी इंसान ईज़ीली वो फ़ेस जो है परफॉर्म कर सके। कोई भी इंजीनियर जिसने हमारी ये लेक्चर सुन लिए हैं वो ईज़ीली वो फ़ेस परफॉर्म कर सके। तो उस सिलसिले में कल जो हमने चीज़ डिस्कस की वो थी रिक्वायरमेंट एलोकेशन की स्टेजेस। उसके अंदर हमने देखा कि जब आप रिक्वायरमेंट को एलोकेट कर रहे होते हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट्स को ले रहे होते हैं, तो आपने 4 स्टेजेस का ख्याल करना होता है। आपने पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करना होता है, आपने बैकग्राउंड नॉलेज लेनी होती है, फिर उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज़ करना होता है, और फिर स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी कलेक्शन करनी होती है। हमने इनको बड़ी डिटेल में देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं समझा है तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद लास्ट लेक्चर को देख के समझ सकते हैं, सॉरी। तो इसके बाद अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि हम रिक्वायरमेंट एलोकेशन के फ़ेज़ के ऊपर हैं और हम उसी के एलिमेंट सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो अब हम कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एलोकेशन टेक्निक्स को भी देखेंगे कि स्पेसिफिक किस्म के रिक्वायरमेंट एलोकेशन टेक्निक्स क्या क्या हैं। उसमें हमारे पास इंटरव्यूज़ हैं, सिनेरियोज़ हैं, ऑब्जर्वेशन एंड सोशल एनालिसिस का ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है, और रिक्वायरमेंट्स रीयूज़ का ऑप्शन होता है। हम इन सब को डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है इंटरव्यूज़, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्म होता है और ये क्या होता है। तो इंटरव्यूज़ की अगर हम बात करें तो इंटरव्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंटरव्यूज़ क्या होता है? द रिक्वायरमेंट इंजीनियर और एनालिस्ट डिस्कस द सिस्टम विद डिफरेंट स्टेक होल्डर एंड बिल्ड अप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स। जो आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है, या फिर जिसको आप एनालिस्ट भी कहते हो, वो क्या करता है कि वो आपका सिस्टम को जो आप बनाना चाह रहे हो, वो उस सिस्टम के स्टेक होल्डर्स के साथ उस सिस्टम के बारे में डिस्कशन करता है। और जब वो डिस्कशन कर रहा होता है तो उसको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते चलते जाते हैं, और उनके अंदर से वो अपनी रिक्वायरमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बनाता चला जाता है कि एक्चुअली इन स्टेक होल्डर्स को क्या चाहिए। Interviews are less effective for understanding the application domain and the organizational issue due to terminology and political factors. अब कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू रिक्वायरमेंट एलोकेशन करने का एक मेथड ज़रूर है, लेकिन ये कोई बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉपरली कवर नहीं हो पाती हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें जो आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिकल होती है फैक्टर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरव्यू का स्टेज बिल्कुल ही बेकार स्टेज है और आप इसको इग्नोर ही कर दें, क्योंकि इसके बारे में ये कह दिया गया कि ये लेस इफेक्टिव है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि शायद अगर आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया है तो इसी से आपको मिल पाती, और बाकी के जितने भी स्टेजेस हैं उन पे शायद आपको जाके ना मिल पाए। जो बाकी टेक्निक्स हैं उनमें आप शायद उसको जाके ना हासिल कर पाए। इसलिए इंटरव्यू को लेस इफ़ेक्टिव ज़रूर है, लेकिन इफ़ेक्टिव है। लेस ही सही, लेकिन है तो सही। तो इसलिए इसको कंडक्ट लाजमी करें अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस को कम्प्लीटली फॉलो करना चाहते हैं। तो अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो हम इसकी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू देख लेते हैं। तो हमारे पास 2 किस्म के इंटरव्यूज़ मौजूद होते हैं। एक होता है क्लोज इंटरव्यू, एक होता है ओपन इंटरव्यू। अब ये होता क्या है क्लोज इंटरव्यू और ओपन इंटरव्यू, इसको देखते हैं। क्लोज इंटरव्यू में ये होता है कि आपका जो इंजीनियर होता है उसने पहले से ही कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई हुई होती है,
वो अपने आप को उन्हीं क्वेश्चंस तक रखता है और जाके स्टेक होल्डर्स के पास इंटरव्यू के दौरान उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर लेता है, और जब उन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं तो उसके बाद वो उठ के वापस आ जाता है। क्लोज़ का मतलब यही है कि वो जो अपना उसने एक एरिया डिफ़ाइन कर लिया है वो अपने आप को उसी में क्लोज़ कर लेता है और उससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, जो कि उसने पहले से क्वेश्चन लिखे हुए थे उन्हीं के ही आंसर लेके वो वापस आ जाता है। ओपन इंटरव्यू क्या होता है? देयर इज़ नो प्री डिफाइंड एजेंडा एंड द रिक्वायरमेंट इंजीनियर डिस्कशन इन एन ओपन एंडेड वे व्हाट स्टेक होल्डर वांट फ्रॉम द सिस्टम। इसमें आप क्या करते हो, रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स की जो डिस्कसेस इन एन ओपन वे एंडेड वे व्हाट स्टेक होल्डर वांट फ्रॉम द सिस्टम। सॉरी, मैंने थोड़ा सा इसको गलत पढ़ दिया लाइन को। इसमें आप क्या करते हो कि आप ओपन इंटरव्यू में कोई भी सवाल वगैरह नहीं लेके जाते। इन शॉर्ट आपका जो क्लोज इंटरव्यू है उसका टोटली अपोजिट होता है। ये आप क्या करते हो, रिक्वायरमेंट इंजीनियर के तौर पे जाते हो और डिस्कस करते हो सिस्टम को एक बिल्कुल ओपन वे के अंदर कि हाँ जी आप ज़रा बताएं कि आप क्या चाहते हैं, और उसी एट द स्पॉट जो आपके माइंड में क्वेश्चन आते चले जाते हैं आप उनके जवाब लेते चले जाते हो और मुकम्मल तौर पे जानने की कोशिश करते हो कि स्टेक होल्डर सिस्टम से क्या जाता है, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप ले लेते हो। तो ये दो तरीके हैं, क्लोज इंटरव्यू और ओपन इंटरव्यू के, इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि इंटरव्यूइंग एसेंशियल्स ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत लाजमी हैं, जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए इंटरव्यू लेते हुए, चाहे आप क्लोज इंटरव्यू में हो या फिर ओपन इंटरव्यू में। आपको सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इंटरव्यूअर्स मस्ट बी ओपन माइंडेड एंड शुड नॉट अप्रोच द इंटरव्यू विद प्री कंसीव नोशन अबाउट व्हाट इट इज़ रिक्वायर्ड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरव्यूअर्स को ये करना चाहिए कि उनको ओपन माइंडेड रहना चाहिए। उनको ये सोच लेकर स्टेक होल्डर के पास नहीं जाना चाहिए कि मुझे तो पहले से ही पता है कि क्या बनवाना चाहता है, लेकिन चलो हम एक करके आ जाते हैं, कि उसके साथ डिस्कशन करके आ जाते हैं तो चलो और क्लियर हो जाएगा। तो फिर जब आप उस माइंडसेट को लेके जाओगे तो आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आपको ओपन माइंडेड होकर जाना है, ये सोच के जाना है कि मुझे कुछ नहीं पता कि क्या बनवाने वाला है, वो जो बताएगा मैंने उसी को समझना है और वही बनाना है। इसके बाद दूसरा आपने जो एक लाजमी पॉइंट है इंटरव्यू लेते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि स्टेक होल्डर मस्ट बी गिवन अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिस्कशन। दिस कैन बी अ क्वेश्चन, अ रिक्वायरमेंट प्रपोजल और एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। स्टेक होल्डर के सामने जब आप जाके बैठते हो तो उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो बात कहाँ से शुरू करे, क्योंकि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग उसकी फील्ड नहीं है, आपने उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो अब आपका ये काम बनता है कि आप उसको कोई स्टार्टिंग पॉइंट दो जिससे वो आपके साथ डिस्कशन शुरू करे। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, अगर आप क्लोज इंटरव्यू कर रहे हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन ही होगा। इसके अलावा आप कोई रिक्वायरमेंट प्रपोजल भी दे सकते हो। वो इस तरीके से आप ये बोलो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक आपके सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें होनी चाहिए, फिर उसके बाद वो खुद ही बोलना शुरू कर देगा। या फिर आप ये कर सकते हो कि उसके पास पहले से जो सिस्टम है उसके बारे में डिस्कशन शुरू कर दो, क्योंकि वो तो उसको सही से जानता है ना। तो आप उसको बोलो कि यार ज़रा बताओ कि आप इससे पहले काम कैसे करते थे, हमें पता तो चले कि हमने किस सिस्टम को कंप्यूटराइज़ करना है। फिर वो बोलना शुरू कर देगा और आप वहाँ से नॉलेज लेना शुरू कर दोगे। अच्छा, इसके बाद इंटरव्यू के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला प्रिपेयर, यानी कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करो। उसके बाद कंडक्ट, यानी कि आपने इंटरव्यू को कंडक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने फॉलो थ्रू करना है। ठीक है, अब जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो इंटरव्यू को तो उस वक्त आपने क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप क्या करते हो कि डिफ़ाइन कर देते हो पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स को। मीन्स ये कि इस इंटरव्यू के का मकसद क्या है और आप इससे क्या क्या हासिल करना चाहते हो। ये जब आपको पता होगा तभी आप इंटरव्यू को सही से डिफ़ाइन कर बना पाओगे और प्लान कर सकोगे। डिटरमाइन वेदर द इंटरव्यू शुड बी कंडक्टेड बाय वन पर्सन और अ टीम। इस चीज़ का भी आपने प्लान करना है कि किस किस्म का इंटरव्यू है, क्या ये इंटरव्यू एक आदमी जाके करेगा या फिर एक कंप्लीट टीम ले जाने की ज़रूरत है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि ऑब्टेन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। आपने मुकम्मल तौर पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एग्जिस्टिंग सिस्टम के बारे में, अगर वहाँ पे कोई इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है तो उसके बारे में, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपको मदद करती हैं करंट सिचुएशन को समझने में। अगर एक बंदा जिसके बारे में पहले से जानते हो कि यार ये पॉलिटिक्स करता है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और इसकी वजह से काफ़ी सारे मामला ख़राब हो रहे हैं, तो अगर वो कोई रिक्वायरमेंट देगा और उसके साथ अगर बाकी लोग डिसएग्री कर रहे होंगे तो आपको एटलीस्ट एक इमेज क्लियर होगा कि यहाँ पर कौन गलत है और कौन सही है, क्योंकि आप एट द स्पॉट फैसला नहीं कर सकते और ये अब तभी कर पाओगे जब आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होगा। तो आपने इस तरीके से प्रिपेयर करना है इंटरव्यू को। प्रिपेयर करने के बाद जब आप कंडक्ट करने जाते हो इंटरव्यू को तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप खुद को
और अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करवाना है। और इंटरव्यू के लिए अगर आपने कुछ रूल्स डिफ़ाइन किए हैं तो आपने क्या करना है कि उनको भी बता देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने क्लैरिफाई करना है पर्पस को, कि हमारे इस इंटरव्यू का मकसद क्या है, टाइम फ्रेम एंड की ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमने इसको इंटरव्यू को कितने टाइम में कंप्लीट करना है और हमारे मकासद क्या हैं जो हम इस इंटरव्यू से हासिल करना चाहते हैं, ताकि जो भी आंसर दे वो उसी डोमेन में रहते हुए ही आंसर दे। ठीक है, आपने फिर क्या करना है, इसी के साथ इंटरव्यू के अंदर कांटेक्ट करते हुए आपने आइडेंटिफाई करना है कि इंटरव्यूज़ मैन कंसर्न, यानी कि उनके असल टेंशन्स क्या हैं, मैन कंसर्न्स क्या हैं सॉफ्टवेयर से जो बनवाना चाहते हैं, वो आइडेंटिफाई करना है। आस्क फॉर एंड ऑब्टेन रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन, और अगर आपको वहाँ पर कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है तो आपने उसको भी वहाँ पर कोशिश करना है कि हासिल कर लो उस ऑर्गेनाइजेशन से, जिससे आपको हेल्प मिल सके। यहाँ तक तो हो गया, आपने कंडक्ट कर लिया इंटरव्यू। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सारी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें आपको मिली हैं, आपने उनको समराइज़ करके और फाइंडिंग्स जितनी भी आपको उस इंटरव्यू में हुई हैं उनको एक जगह पर नोट डाउन कर लेना है। और उसके बाद आपने आखिरी स्टेप यानी कि फॉलो थ्रू की तरफ चले जाना है। इसमें आप क्या करते हो, इमीडिएटली आफ्टर द इंटरव्यू फिल इन योर नोट्स, बी श्योर टू जॉट डाउन इंप्रेशंस एंड इंपॉर्टेंट आइडियाज़। जैसे ही आप इंटरव्यू ले लेते हो, आपने फॉलो थ्रू के स्टेज पे क्या करना है कि उस इंटरव्यू की पॉइंट से आपने अपने कुछ नोट्स बना लेने हैं, और उस नोट्स बनाते हुए या फिर इंटरव्यू के दौरान आपको जितने भी आइडियाज़ आए आपने वहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जो आइडिया आपको एक एट द स्पॉट आता है और आप कहते हो कि यार इस पे मैं सोचूंगा, तो वो बाद में आपके माइंड से निकल जाता है। तो आपने उसको पहले ही नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद दूसरी बात क्या करनी है, रिव्यू एनी डॉक्यूमेंटेशन रिसीव फ्रॉम द इंटरव्यू। आपने जब इंटरव्यू कंडक्ट किया था तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, तो आपने उसी वक्त उस डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करना है, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड फ्रेश है, इंटरव्यू में हुई हुई बातें आपके माइंड में है, तो आप उसको उसी वक्त अगर रिव्यू कर लोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझ पाओगे। और एट दी एंड आपने क्या करना है, आपने पूरी की पूरी रिपोर्ट लिखनी है उस इंटरव्यू के ऊपर कि क्या क्या हुआ, क्या क्या आइडियाज़ हमें उस वक्त आए और उस वक्त क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में आई और उन्होंने क्या क्या बताया, और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए उससे आपको क्या क्या मिला, और क्या लेवल की इंटरनल पॉलिटिक्स थी, और किस लेवल की अभी भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हो चुकी है, और कितना % काम बाकी है, कितनी रिक्वायरमेंट्स लेना अभी आप और चाहते हो, और आपको क्या लगता है कि क्या अभी आपको रिक्वायरमेंट्स जो मिल चुकी हैं इसकी बेस पे आपका सिस्टम बन जाएगा या नहीं मिलेगा। मिल के आपने ईच एंड एवरीथिंग उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना है। तो ये है आपका इंटरव्यू लेने का तरीका। लेकिन उसके अंदर मैं आपको एक टिप देता चलूँ, वो ये है कि आपने इंटरव्यू में एक चीज़ पे फोकस करना है जब आप इंटरव्यू लेने जाएं, तो वो है लिसनिंग। ठीक है, और ये लिसनिंग का आर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप खुद कम से कम बोलें और आप सामने वाले को, यानी कि जो आपके सामने बैठा हुआ है जो आपको इंटरव्यू दे रहा है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दें। इस चीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरव्यू ले पाएंगे। तो आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। अगर फिर भी आपका इस लेक्चर के बारे में क्वेश्चन हो तो स्क्रीन पे आपको मेरा ट्विटर अकाउंट नज़र आ रहा है, आप इस पर मुझे फॉलो भी कर सकते हो, मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। इसके अलावा इस लेक्चर के नोट्स और ये लेक्चर हमारा जो ग्रुप है फेसबुक का सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, उसमें पोस्ट कर दिया जाएगा। आप वहाँ से जाकर इसके नोट्स भी उठा सकते हो। लेक्चर तो आप ये सुन ही रहे हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।